हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नम्रता कृपलानी और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर टीचर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट कर लिया था और काफ़ी अपन ने चैप्टर भी इसको कंप्लीट कर लिया है अभी तक। तो मतलब अपन ने डिस्कवरीज पढ़ ली थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, उसके बाद मॉडल्स भी पढ़ लिए थे, थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल। फिर अपन ने लाइट के नेचर को डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी और नेक्स्ट जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स वाला भी बन सकता है और 1 मार्क्स में एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। और जो एसर्शन रीज़न जो आते हैं आजकल बहुत ट्रेंडिंग है और बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको एसर्शन रीज़न और एमसीक्यू में दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसमें भी ये मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहेगा, लेकिन एंड तक आते आते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर स्टार्ट कर दिया तो प्लीज़ एंड तक देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने से पहले मैं तुम्हें प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगी। तो रीज़न बिंग क्यों पढ़ा रही हूँ पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी, क्योंकि इसके जो कुछ कंसेप्ट होंगे ना वो तुम्हारे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद अपन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो चलो अपन अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, है ना। ये भी अपने एनसीईआरटी में है, ये मैं मर्जी से नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो आई क्यों थी पहले मैं ये बता देती हूँ। वैसे तो मैंने ये पहले भी बताया है, फिर से बता देती हूँ। देखो, अपन ने ये देखा था कि लाइट का जो नेचर है उसको स्टडी करने के लिए 2 थ्योरीज आई थी। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी EMW, ठीक है, और एक आई थी अपनी प्लैंक की थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो तो अपन ने अपनी अर्लियर वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से कंप्लीट करा, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करे थे। थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोल रही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है उसको किसने दिया था, उसको मैक्सवेल ने दिया था। उसने क्या बोला था, कोई भी जो लाइट एमिटिंग सोर्स है वो क्या करेगा, लाइट को कंटिन्यूअसली एमिट करेगा, कंटिन्यूअसली एमिट करेगा, है ना, ये उसने कहा था। फिर क्या कहा था कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये भी कहा था। उसको कोई मीडियम की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। और ये जो लाइट है जब उस लाइट को उसने स्टडी किया जो कंटिन्यूसली सोर्स से निकल रही है, सोर्स कौन से होते हैं, जैसे कि अपना बल्ब हो गया, जैसे अपनी हीटिंग रॉड हो गई, अपने जो ट्यूबलाइट्स हो गए, वो सब क्या है, लाइट के सोर्सेज हैं, ऐसा उसने बोला था। ठीक है, तो ये जो लाइट है जब उसको स्टडी किया तो उसने बोला कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है, ये। और उसने ये भी कहा था कि ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर हैं ही और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है। याद करो, कुछ इस तरीके का डायग्राम था अपने पास, इस तरीके का, और ऐसे ऐसे करके एक डायग्राम बना हुआ था जिसमें मैंने ये समझाया था कि जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होगी। ये बात उसने करी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने रिवीजन दे दिया तुम्हें किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। अब बात करते हैं अपनी प्लैंक की थ्योरी का, जो आज का अपना मेन टॉपिक बनता है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है, प्लैंक थ्योरी ये बोलती है, ऑब्वियसली इसको प्लैंक ने डिस्कवर किया है इसलिए इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। क्वांटम क्यों बोला वो आगे बताती हूँ। ठीक है, द रेडियंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसने क्या बोला कि कोई भी जो लाइट का सोर्स है ना वो क्या करेगा, लाइट तो एमिट करेगा। ये बात तो अभी तक हम समझ ही चुके हैं, ऑब्वियसली लाइट का सोर्स है तो लाइट एमिट करेगा। तो जो वो लाइट एमिट कर रहा है ना वो कंटिन्यूसली नहीं कर रहा है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने बोला कि भाई लाइट कंटिन्यूसली एमिट हो रही है, वहाँ पे प्लैंक ने क्या बोला कि डिसकंटिन्यूसली लाइट एमिट हो रही है। मतलब कि लगातार लाइट एमिट नहीं हो रही है, वो कुछ ब्रेक से क्या हो रही है, कुछ बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है। तो कंटिन्यूसली लाइट एमिट नहीं होती है किसी भी सोर्स से, पहला उसने ये बोला। फिर उसने ये भी बोला कि भाई ये जो डिसकंटिन्यूसली लाइट एमिट हो रही है ना वो किस फॉर्म में हो रही है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में हो रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में हो रही है। और ये जो पैकेट्स हैं उनको एनर्जी पैकेट्स बोला। क्या बोला,
एनर्जी पैकेट्स बोला कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक तो देखो अपन को ये तो पता है कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो देखो मैंने वेव बना दी, तो बेसिकली ये जो वेव है ना वो किसकी बनी हुई है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की। हर पैकेट की अपनी एक एनर्जी है, इसलिए इसको एनर्जी पैकेट बोला है। और जब ये एनर्जी पैकेट्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एक लाइट वेव जो है वो बन जाती है। ऐसा प्लैंक ने हमको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। और हर पैकेट को इसने नाम दे दिया क्वांटम और फोटॉन। लाइट के केस में स्पेसिफिकली जो लाइट रेज आती हैं उसके लिए अपन फोटॉन टर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि पहले क्वांटम बोल दिया तो इसलिए इस थ्योरी का नाम भी प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पड़ गया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो उसने क्या बोला कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी के बारे में तो उसने अपन को बता दिया, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के बारे में तो उसने अपन को बता दिया। तो उसने बोला कि हर पैकेट की जो एनर्जी होती है ना, मतलब हर पैकेट की जो एनर्जी है उसको अपन ई से डिनोट करें तो वो बोलता है कि हर पैकेट की एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जब अपन उसके वेव के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी को अपन कैसे डिनोट करते हैं, उसको न्यू से प्रोनाउंस करते हैं। और मैंने ये बोला था कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स निकल रही है एक ही पॉइंट से, उसको ही अपन किससे बताते थे, अपन उसको फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते थे। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जिस पैकेट की ज़्यादा होगी उसका एनर्जी जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे तुम्हारे पास 2 वेव्स हैं, ठीक है। एक वेव क्या कर रही है, 1 सेकेंड के अंदर वो अपने थ्रू जो है एक पॉइंट से 10 वेव्स को निकाल रही है, ठीक है। और जो दूसरी वेव है वो क्या कर रही है, 12 वेव्स को बाहर निकाल रही है। तो ऑब्वियसली पर सेकंड नंबर ऑफ वेव्स किसकी ज़्यादा हुई, सेकंड वाले की, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। इस तरीके से उसने हमें ये समझाया कि जिस क्वांटा, जिस पैकेट की एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। अब इस चीज़ को उसने आगे सॉल्व करने की कोशिश करी, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू को आगे सॉल्व किया। तो कैसे किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को के साइन को रिमूव करने के लिए उसने क्या करा, एक कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस करा। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्लैंक कांस्टेंट, जिसका नाम क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगर अर्ग्स में पूछ ले तो क्या करोगे, H इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग और सेकेंड। अब ये जो है लर्न तुम्हें इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली हमें ये पुट करनी पड़ती है, हमें दी नहीं जाती है। वो एग्जामिनर ये मान के चलता है कि तुमको ये लर्न है, इसलिए वो कभी देता नहीं है, ठीक है। बहुत कम केसेस होते हैं दी जाती है, लेकिन हमें तो उसको लर्न ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज़ प्लीज़ लर्न कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्लैंक ने अपनी थ्योरीज़ के 3 पॉस्टुलेट्स दिए। अब उसके लास्ट पॉस्टुलेट पे चलते हैं। वो ये बोलता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा। देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ होल नंबर क्वांटा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो रेडिएशंस बाहर निकल रही है, वेव के फॉर्म में जो लाइट निकल रही है, रेडिएंट एनर्जी निकल रही है, तो वो किसके फॉर्म में निकल रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। ऐसा प्लैंक ने बोला था, ठीक है। ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो कि मिलकर क्या बना देते हैं, हमारा वेव बना देते हैं, लाइट की वेव, रेडिएंट एनर्जी बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटाज है ना, वो क्या होगा कि अगर कोई लाइट निकल रही है तो उसके अंदर अगर एक क्वांटा, सपोज करो ये बहुत सारे अंदर क्वांटाज पड़े हैं, ठीक है। तो ये क्वांटा अगर निकलेगा तो पूरा निकलेगा, ऐसा नहीं कि कभी हाफ निकल जाए या कभी 3/4 निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। निकलेगा तो पूरा निकलेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्वांटाज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 100 और इन्फिनिटी तक निकल सकते हैं। इस ऐसे 1.5 2.5 ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए, और ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये होल नंबर्स ही तो हैं, ये होल नंबर्स ही तो कहलाते हैं। 1 2 3 4 इज़ व्हाट, होल नंबर्स ही तो हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो हमारा टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, होल नंबर क्वांटा के फॉर्म में होगा। मतलब क्वांटाज या तो निकलेंगे पूरे या तो वो नहीं निकलेंगे। सही बात है। तो इस चीज़ को अगर बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने की उसने मैथमेटिकली कोशिश करी कि जो एनर्जी है हम जानते हैं कि वो h न्यू के बराबर है, क्योंकि अपन ऊपर ही देख कर आए
यहाँ पर देखो एनर्जी जो है वो एच न्यू के बराबर थी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी एक बन गया तुम्हारे लिए। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें नंबर ऑफ क्वांटाज निकालने हैं या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, तो तुम क्या करोगे, एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ पे एच तो तुम्हें पता है प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, और एन क्या है यहाँ पे अपना नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ क्वांटा, तुम ये कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिक बात जो तुम्हें यहाँ समझनी है या याद रखनी है वो ये है कि तुम्हें कि जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूसली एमिट हो रही है अकॉर्डिंग टू प्लैंक, और एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात तुम्हें याद रखनी है, सही है। तो इस कंसेप्ट को याद रखकर, दिमाग में रखकर, और ये फॉर्मूला डेफिनेटली लर्न करके रखना, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब अपन अपना स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले तुम इस पर नज़र डालो, इस डायग्राम को देखो एक बार। एक छोटा सा क्लिप है, देखते हैं तुम्हें इससे क्या समझ आ रहा है। अच्छे से देखना क्या हो रहा है। चलो, तो इस जो डायग्राम है, ये जो GIF है, ये जो छोटा सा क्लिप है, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये कोई एक पीस पड़ा है, मेटल का पीस पड़ा है, ठीक है। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बल्ब को क्या कर रहे हैं, ग्लो करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मीटर के अंदर रीडिंग आ रही है, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया, अपन इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे नाम सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब कि यहाँ पर फोटॉन से रिलेटेड है। फोटॉन्स बोलना मत क्या है, क्योंकि अभी देख कर आए हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स। क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स, जो कि क्या बनाते हैं, लाइट एनर्जी, जो कि क्या बनाते हैं, लाइट एनर्जी, या फिर क्या बोल दूँ, रेडिएंट एनर्जी। यही बोला था मैंने, यही पढ़ के आए हैं अपन प्लैंक की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इन फोटॉन्स की वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। कि फोटॉन्स की वजह से, मतलब एनर्जी पैकेट्स की वजह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो अपैरेटस यूज़ होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है। इसके अंदर एक मेटल का पीस होता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ना स्क्वायर शेप में बना हुआ है वो मेटल का पीस है, ठीक है। और ये क्या है, डिटेक्टर है। ये क्या है, डिटेक्टर है, क्योंकि डिटेक्टर क्या करेगा, मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ना उसको ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है, कि भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे अपन ने बल्ब रख दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट डेवलप होगा, और उसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। और अमीटर यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है, अमीटर का काम क्या होता है, चलो अपने 10th क्लास के अंदर चलते हैं। उसके अंदर अपन ने लाइट का चैप्टर पढ़ा था, और अपन को पता है कि करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अमीटर कहते हैं। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर अमीटर जो है वो लगा के रखा है ना। तो देखो, इससे, इस डायग्राम से अपन को क्या समझ में आ रहा है, इस डायग्राम से अपन को ये समझ में आ रहा है कि पिंक कलर से जो एक रे है वो मेटल के ऊपर गिरी है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल से बाहर निकल गए हैं, और उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो करंट है वो डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से मीटर देखो 0 से लेकर 40 तक आया। देखो मीटर देखो पहले 0 से 40 पे आया, और जो बल्ब है वो भी क्या करने लग गया है, ग्लो करने लग गया है। तो इसी सिंपल से प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं, इसी सिंपल से प्रोसेस को ही अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और अच्छे से अगर इसका डायग्राम देखना है तो देखो, ये देखो कि जो लाइट है जो कि वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, और इस वेव के अंदर क्या है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं बताओ, जिनको अपन फोटोन कहते हैं। और क्या बोलूँ, एनर्जी का पैकेट बोल दूँ, एनर्जी पैकेट्स बोल दूँ, छोटा पैक बड़ा धमाका, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स हैं। और ये जो लाइट एनर्जी है वो जैसे ही मेटल के ऊपर टकरा रही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अमीटर के अंदर रीडिंग आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं कोई अपना बल्ब या ट्यूबलाइट या कुछ भी रख देती हूँ तो वो क्या करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। ये एक बेसिक सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। अब अपन इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं, मतलब कि साइंटिस्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें हमको बताई, लेकिन उसको अच्छे से समझाया नहीं था, सिर्फ बोल के रख दिया, ठीक है। तो सुनो, पहले अपन देखते हैं कि उन्होंने बोला क्या, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्ट है, उसने साइंटिस्ट ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर इजेक्टेड ओनली इफ़ द स्ट्राइकिंग, यहाँ पे एन लगा दो, इफ़ द स्ट्राइकिंग रेडिएशंस या फिर लाइट हैव अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि जो मेटल का पीस है ना, उसके ऊपर जो लाइट रेडिएशंस गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम से ज़्यादा
होगी, मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होगी, तभी ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मेटल से क्या आ पाएंगे, बाहर आ पाएंगे। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको न्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, न्यू नॉट। अब देखो न्यू क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मल, जिसको अपन न्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन न्यू के नीचे अगर एक नॉट लगा दो तो वो क्या बन जाती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बन जाती है। वो क्या बन जाती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम कितनी भी दे दो, कम से कम दे दो तो चलेगा, या बहुत ही लो दे दो तो चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दोगे, तब तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर मेटल से नहीं निकलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना तो दूर की बात है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना तो दूर की बात है। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को पता है और क्या बोलते हैं, इसका सिंबल तो ये है, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, इसको कहते हैं अपन थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब अपन कोई अपना सेमेस्टर एग्जाम देते हैं या अपना हाफ ईयरलीज और एनुअल्स देते हैं, तो वो 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 30 मार्क्स तो स्कूल के हाथ में होते हैं, तो 70 में से पासिंग मार्क्स कितने हैं, 22। तो तुम्हारी थ्रीशोल्ड वैल्यू कितनी हुई, ये तुम्हारी न्यू नॉट ही तो है। मतलब अगर तुम 22 लाओगे तो ही तुम पास हो सकते हो, अगर तुम 21 भी लाए तो तुम फेल ही हुए। तो बस ये यही कहना चाह रहा है कि अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी 22 है ना उस मेटल की जो तुमने यूज़ किया है, अगर उसको 22 फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की, तो अगर तुमने 21 भी दी ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि तुम्हारे पासिंग मार्क्स होते हैं। मतलब कि पास होने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। बस इतना बोला, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्यों कैसे क्या होता है ये बात उन्होंने नहीं बताई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तुमने ये समझा कि जब तक मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं दूंगा तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कौन सी, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी मैंने दी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, उन्होंने ये बोला। फिर उन्होंने क्या बोला कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्ट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, बाहर निकालना, बाहर निकालने का, बाहर निकालना, मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, जस्ट बाहर निकालना है, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसका सिंबल क्या होता है, न्यू नॉट होता है, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है, न्यू नॉट होता है। फिर क्या उन्होंने बोला कि द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। उन्होंने बोला कि अगर तुमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी को दिया, ठीक है, जैसे सपोज करो तुमने न्यू नॉट दिया, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी वजह से मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है या हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ये बताओ। हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, हमें सिर्फ उसको बाहर निकाल कर नहीं रखना है। और तुम मुझे अच्छे से बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उससे ही क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और उसी को ही अपन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हमारा मकसद नहीं है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर उसको इतनी एनर्जी देना कि निकलते ही वो क्या करे, मूव भी करे। और मूवमेंट की वजह से एनर्जी जो आती है उसको क्या बोलते हैं, 9th क्लास का कंसेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव बाहर निकलने के बाद उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बची हो, उसमें इतनी ताकत बची हो कि वो क्या कर सके, मूव कर सके। और उस मूवमेंट की वजह से ही क्या होगा, उस मूवमेंट की वजह से ही तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी, करंट जो है वो डेवलप होगा। सही है कि नहीं है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे बोली कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला मिनिमम फ्रीक्वेंसी को देकर, तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। जो तुमने रेडिएशंस डाली है ना उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, वो इंटेंसिटी पे उसकी डिपेंड नहीं करेगी। रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। देखो उन्होंने ये चीज़ें बोली है और ये बात सही भी बोली है, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स के बेसिस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखकर बोल दिया कि ये चीज़ें हमने देखने को हमें मिली है, तो तुम भी, उन्होंने लिख दी वो बात, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, इसको एक्सप्लेन करेगा
हमारा हमारा प्लैंक थ्योरी के बेसिस पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया था, और प्लैंक ने ही उसको एक्सप्लेन किया था। सही है, तो इसका लास्ट पॉइंट एक बार देख लो, फिर अपन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। तो यहाँ पे देखो इन दोनों पॉइंट से दो कंक्लूजन निकल के आते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ इजेक्ट करना है, ठीक है, इजेक्ट करना है मेटल से, तो क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी जिसको अपन थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या न्यू नॉट बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा इसने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउट नहीं होंगे, मतलब बाहर नहीं आएंगे अगर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो, अगर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो, उससे कम मिली तो नहीं निकलेंगे। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो चुके हैं अगर उसको तुम्हें काइनेटिक एनर्जी देनी है ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सकें, करंट प्रोड्यूस कर सकें, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करना पड़ेगा, थ्रीशोल्ड से भी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, थ्रीशोल्ड से भी ज़्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो निकल जाएंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी से मूव नहीं कर पाएंगे, उनके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी, तो उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, तो उससे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह पड़े हैं तो उससे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर उन्होंने ये बोला कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मेटल में से ज़्यादा निकालने हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुम लाइट डाल रहे हो ना उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्या करना पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का पॉइंट उसके काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे रिलेट करता है वो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले इन्होंने ये जो 3 चीज़ें बोली ना, ये जो 2 चीज़ें बोली, इसको पहले अपन समझते हैं। और इसको समझाने का पूरा श्रेय जो है वो प्लैंक को जाता है, क्योंकि प्लैंक ने ही इसको हमें समझाया था अपनी थ्योरी के बेसिस पे। अब प्लैंक की थ्योरी तो अपन ने पढ़ी है, और उसका मेन क्या था, उसने क्या बोला था कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात ध्यान रखना। प्लैंक ने ये बोला कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ भी मैं फ्रीक्वेंसी बोलूँ ना, तुम ऑटोमेटिकली समझ लेना कि मैम एनर्जी की भी बात कर रही है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम। सही है, तो चलो इसने क्या बोला कि व्हेन द लाइट, ये एक्सप्लेनेशन है, जो भी पॉइंट्स तुमने ये ऊपर पढ़े ना उसका एक्सप्लेनेशन है। व्हेन द लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, photons transmit all its energy to the electron of a metal। ठीक है, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके पहले तुम्हें समझाती हूँ और फिर इसको रीड करवाऊंगी, तुम्हारे ऐसे क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठेगा। देखो क्या होता है कि सपोज करो कि हमारे पास मेटल है, ठीक है, इसके पास क्या आ रही है, लाइट की रेडिएशंस आ रही है, लाइट की रेडिएशंस आ रही हैं, या फिर बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, मैं ये बोलूँ पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर एनर्जी की जो लाइट रेडिएशंस आ रही, रेडिएशंस जो है वो मेटल के ऊपर गिर रही है। अब सुनो, मेटल की जब मैं बात कर रही हूँ तो मेटल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मेटल के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। उसमें से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर रहे होते हैं, बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अभी तक हम ये सब बातें जान चुके हैं, ठीक है। तो कुछ भी कर दूं मैं प्रोटॉन्स को तो बाहर नहीं निकाल सकती न्यूक्लियस से, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांगली बाइंडेड है, ठीक है। तो सिर्फ क्या मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर निकाल सकते हैं, अपन ये चीज़ जानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके ऊपर न्यूक्लियस का एक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या होता है, लगा रहता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो लगा रहता है, तभी वो कंटिन्यूसली क्या कर पाते हैं, है ना, कुछ ऑर्बिट्स के अंदर सर्कुलर मोशन जो है वो कर पाते हैं। ये सब अपन अर्लियर वीडियोज़ में पढ़कर आए हैं कि वो सर्कुलर मोशन करते हैं और न्यूक्लियस का उसके ऊपर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो लगा रहता है, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये चीज़ें मैंने क्यों बताई, देखो इसकी वजह से क्या होगा कि देखो भाई, अगर यहाँ पे कोई मेटल है, उसके पास इसका एटम है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, यहाँ पर क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो क्या हो सकें, टूट सकें। जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, वो अट्रैक्शन फोर्स जब तक मैं तोड़ूंगी नहीं एनर्जी देकर, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं होगा तो वो बाहर निकलेगा कैसे, ठीक है। इसलिए मुझे इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, या इतनी फ्रीक्वेंसी तो देनी ही पड़ेगी, जिससे क्या हो, अट्रैक्शन फोर्स
टूट जाए इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल पाए। तो यहाँ पर ये जो बार बार मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे ना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, तो वो इसलिए ही बोल रहे थे क्योंकि भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। कब कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा मेटल यूज़ किया है, ठीक है। तो उतनी फ्रीक्वेंसी तो दो एटलीस्ट, ताकि अट्रैक्शन फोर्स टूटे, और अट्रैक्शन फोर्स टूटेंगे तभी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे। तभी यहाँ पर बार बार मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही थी। समझ आई ये चीज़? देखो, व्हेन द लाइट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की फॉल करेगी ना मेटल के सरफेस पर, तो जो फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स क्या है, एनर्जी के पैकेट्स हैं, ठीक है। वो अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। इलेक्ट्रॉन्स को क्यों दे रहे हैं, ताकि उनके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके और न्यूक्लियस के बीच की वो टूटे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ द मेटल ओनली व्हेन दिस ट्रांसमिटेड एनर्जी, मतलब जो एनर्जी आई है वो सफिशिएंट होनी चाहिए टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ द मेटल। मतलब कि जब तक अट्रैक्शन फोर्स को मैं एनर्जी देकर तोड़ूंगी नहीं, तब तक इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा ही नहीं। इसलिए मुझे मिनिमम वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी, जो अपने एग्जाम के केस में 22 होती है, और मेटल के केस में वो चेंज हो सकती है। लेकिन अभी के लिए तुम मान सकते हो कि एनर्जी जो है एग्जाम्पल के तौर पे कि मिनिमम एनर्जी 22 है, ताकि अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा, वीक हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ में आए? फिर उन्होंने क्या बोला, देयरफॉर वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ओनली, एमिटेड मतलब सिर्फ बाहर तभी निकलेंगे जब इंसिडेंट लाइट की सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। देखो, फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो उसके प्रोपोर्शनल एनर्जी भी तो है, तो एनर्जी भी तो क्या होनी चाहिए, मिनिमम ही होनी चाहिए। अगर मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट कर सकती हूँ, तो मिनिमम एनर्जी को ई नॉट से भी तो डिनोट कर सकती हूँ ना, सही बात है ना। तो मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल रही हूँ, वहाँ पे ऑटोमेटिकली मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट भी आ जाता है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन शो करती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी दूंगी तभी ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल पाएंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का टूटेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, विच इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अपन उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और एनर्जी के टर्म्स में बात करूँ तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो सकती है, क्योंकि अगर जहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी वहाँ एनर्जी भी मिनिमम ही होगी, सही है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज़ मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, अगर तुमने एनर्जी इससे ज़्यादा दे दी, मतलब इस वैल्यू से मिनिमम से ज़्यादा दे दी, तो जो भी एक्सेस एनर्जी होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन्स के पास आते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो भाई, तुम्हारे पासिंग मार्क्स कितने थे, 22, तुम लाए कितने, 30 मार्क्स लाए, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर ली तुमने, 30 मार्क्स ले आए, तो होगा क्या, तो 22 से तो क्या हुए, तुम थोड़े पास, तुम जस्ट पास हो गए। मतलब कि 22 की वजह से इलेक्ट्रॉन जस्ट आउट हो गए, मेटल से बाहर निकले। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सेल करने के लिए, थोड़ा अपना, मतलब यार ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि जस्ट पासिंग मार्क्स आए हैं, वो अच्छा लगेगा, या फिर ये अच्छा लगेगा कि यार 30 मार्क्स लाया हूँ, जस्ट पासिंग मार्क्स नहीं लाया हूँ, 7 मार्क्स ज़्यादा लाया हूँ, ठीक है, या 8 मार्क्स ज़्यादा लाई हूँ, ऐसा बोलने में ज़्यादा बेटर लगेगा ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आउट हुए 22 से, लेकिन बाकी जो 7 थी ना, वो उसके किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये काइनेटिक एनर्जी ही क्या करवाएगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाएगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा। समझ आई ये बात? ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। तुमने जो टोटल एनर्जी दी, ठीक है, जो तुमने टोटल एनर्जी दी, ठीक है, तो वो किस में गई, वो किसके बराबर हुई, ठीक है। उस टोटल एनर्जी में तुमने एक तो वो मिनिमम एनर्जी दी, एक क्या दी, मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो दी, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आउट हुए, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आउट हुए। और बाकी बची हुई जो रिमेनिंग एनर्जी थी, जो टोटल एनर्जी में से जो रिमेनिंग एनर्जी बच गई, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी, उसको अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी बोलेंगे, ठीक है, उस टोटल एनर्जी में से। और जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी थी या रिमेनिंग एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझे? जो भी तुमने एनर्जी दी, ठीक है, अगर अच्छी खासी एनर्जी दी है, अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो यहाँ पे शर्त क्या है कि टोटल एनर्जी जो है इज़ ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो टोटल एनर्जी 2 पार्ट में टूटेगी। पहला तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए टूटेगी, जिसको अपन मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी कहते हैं, और बाकी बच जाएगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर टोटल एनर्जी जो तुमने उतनी ही दी है जितनी मिनिमम एनर्जी है,
ठीक है। अगर मिनिमम एनर्जी के अकॉर्डिंग या मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर ही तुमने टोटल एनर्जी दी है तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उसको मिली ही नहीं है काइनेटिक एनर्जी, उतनी एनर्जी तुमने दी नहीं कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। सिर्फ तुमने उतनी ही पासिंग मार्क्स जितनी मतलब 22 दी जिससे तुम सर्च पास हो सके। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तो अब देखो इससे अपन एक अपना फॉर्मूला बनाएंगे। टोटल एनर्जी जो है उसको अपन बोलेंगे एच न्यू। ठीक है, न्यू इज़ द टोटल फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए अपन क्या टर्म यूज़ करते थे, न्यू नॉट यूज़ करते थे। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू नॉट हो जाएगी, क्योंकि ई इज इक्वल्स टू एच न्यू फॉर्मूला होता है। सही है, एच न्यू नॉट हुआ। और काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला जो है इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर देना, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर देना कि टोटल एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और एक और बात सुन लो कि ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी है इसको अपन वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, सीधा ऐसे क्वेश्चन आता है। और वर्क फंक्शन का सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू नॉट। क्या होता है, डब्ल्यू नॉट होता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी और द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, फ्रॉम मेटल। सही है, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, तो चलो अपन को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि वो बार बार मिनिमम मिनिमम वर्ड क्यों यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने ये क्यों बोला कि भाई अगर तुम ज़्यादा एनर्जी दोगे तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो बेसिकली तुम्हें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन बोल दो या फिर इंटरचेंज बोल दो। जो तुमने टोटल एनर्जी दी ना एच न्यू, वो मिनिमम एनर्जी में कन्वर्ट हुई और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो हो गए, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो हो गए। कुछ एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आई ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, और कुछ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से एनर्जी का यहाँ पे एक्सचेंज ही हो रहा है ताकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस। मतलब वापस से वही बात कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ज़्यादा बाहर निकलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के ज़्यादा बाहर निकलेंगे, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगी ना, फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज़ करूँगी ना तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को समझाने के लिए पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में बेसिकली उससे तुम क्या समझते हो। तो चलो यहाँ पे आते हैं, अपन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को समझना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं लिखती हूँ इंटेंसिटी और यहाँ मैं लिखती हूँ फ्रीक्वेंसी। इन दोनों चीज़ों से तुम कैसे रिलेट कर पाओगे, ठीक है, तो उसको पहले अच्छे से समझना भी तो पड़ेगा। तो जब देखो मैं इंटेंसिटी की बात करती हूँ ना, तो ये बात याद रखना कि जब मैं इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ तो मैं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को चेंज नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करूँगी तो मेरी एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेट करती है। सही है, तो जब मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रही हूँ तो बेसिकली मैं क्या इंक्रीज़ कर रही हूँ। देखो भाई, यहाँ मेटल है, ठीक है, और मुझे अब पता पड़ चुका है कि इसको कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो उतनी ही मैं रेडिएशंस दे रही हूँ। तो देखो यहाँ मैंने एक लाइट का सोर्स रखा जो क्या कर रहा है, लेट अस सपोज वो 10 रेडिएशन बाहर निकाल रहा है। ठीक है, 10 रेडिएशन दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मैंने एक और सोर्स रख दिया सेम एज इट इज़, जिसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी सब सेम है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ एक और सोर्स लाकर पास में रख दिया मेटल के। तो ये भी क्या करेगा, 10 रेडिएशंस ही बाहर निकालेगा, और उन 10 रेडिएशंस की वजह से 10 और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, पहले मेरे पास सिर्फ एक सोर्स था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। अब मैंने एज इट इज़ सेम टू कॉपी पेस्ट एक और सोर्स लाके रख दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, 10 और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ा रही हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रही हूँ,
वो ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। इससे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन दिख रहा है? वो तो नहीं दिख रहा है ना। मैं इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी तो सेम रख रही हूँ, जितनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी इसकी है उतनी की उतनी इसकी भी है, तो इसकी काइनेटिक इससे इंटेंसिटी को बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ सोर्सेज बढ़ा दिए ताकि रेडिएशन ज़्यादा गिरें, और रेडिएशन ज़्यादा गिरेंगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा टूटते जाएंगे, और क्या होता जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी को तेज़ कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी को जब मैं बढ़ाती हूँ तो जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगी या चेंज करूँगी तो उससे मेरी एनर्जी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूँगी तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, मेरी क्या, इलेक्ट्रॉन्स की, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगी तो एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि E = h/nu रहता है। यहाँ पे h तो कांस्टेंट है, तो He जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही है। तो सपोज़ करो कि पहले मैंने यहाँ पर क्या करा, एक ऐसी रेडिएशन डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी, मैं एनर्जी की बात करती हूँ यहाँ पे, उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी जो है वो क्या है, लेट अस सपोज 30 जूल्स है। क्या है? 30 जूल्स है। और दूसरा मेटल मैंने क्या लिया, सेम, ये मेटल सेम ही है, ठीक है, मेटल सेम ही है, लेकिन यहाँ पर अब जो मैं रेडिएशंस डाल रही हूँ ना, उसकी एनर्जी जो है वो 50 जूल्स है। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि 22 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 30 में से 22 तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में ही निकल गए। 22 एनर्जी तो कितनी निकल गई? 30 में से 22 जूल तो कितनी निकल गई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए? बच्ची कितनी? 7। और ये 7 की 7 किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है। लेकिन अब मेटल तो वही है, अब मैंने उसको कितनी जूल्स एनर्जी दे दी या कितनी फ्रीक्वेंसी दे दी? 50 दे दी, ठीक है, 50 जूल एनर्जी दे दी या 50 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, 50 में से अभी भी इसको चाहिए तो 22 ना, मैंने मेटल थोड़ी चेंज किया है, मेटल तो मैंने नहीं बदला है। इसका मतलब ये है कि 50 में से 22 को माइनस करो। अब तुम 50 में से क्या करोगे? 22 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 38। अब 38 जूल्स जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद यहाँ पे देख पा रहे हो कि फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को बदलने से काइनेटिक एनर्जी बदलती है, और इंटेंसिटी को बदलने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बदलते हैं। समझ आई ये बात? तभी इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोली है कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से तुम नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा बाहर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बाहर ज़्यादा निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करना है, बढ़ाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स और तेज़ स्पीड से चल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बहुत तेज स्पीड से चल रहा है ना, जिसके जैसे करंट क्या होगा, बहुत अच्छा खासा कुछ ही टाइम में प्रोड्यूस हो जाएगा, कम टाइम में बहुत बढ़िया लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाएगी, जिसके जैसे क्या होगा, मीटर की रीडिंग्स में भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जो है हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं तुमसे 2 ग्राफ्स पूछूँ, ठीक है, ये दोनों ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर तो 5, 6, 7 स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, बहुत सारे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो 2 ग्राफ्स किसके बीच में? ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटॉन्स भी लिख सकते हो तुम। और यहाँ पर एक मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी और यहाँ मैंने लिखा है इंटेंसिटी। अब अगर जिसने ये समझ लिया अच्छे से, जिसको ये चीज़ समझ आ गई इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन, वो ये इजीली बता देगा। मैं क्या बोल रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? तो मैं ऊपर देख कर आई थी कि काइनेटिक फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये तो मैं देख के आऊँ। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने शुरू करा फ्रीक्वेंसी देना, येलो से बनाती हूँ, यहाँ शुरू करा, इधर शुरू करा, इधर शुरू करा, इधर शुरू करा, तब तक कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला नहीं, निकलेगा नहीं तो काइनेटिक एनर्जी किस बात की। फिर एक मिनिमम वैल्यू पे मैं जैसे ही आई, मतलब कि न्यू नॉट पे मैं जैसे ही आई, तो वहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और निकलने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, ऐसे स्ट्रेट मतलब यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ने लग गई। क्योंकि भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी देने के लिए पहले मुझे इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो निकालने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो देनी पड़ेगी। तो देखो ये मैंने मिनिमम यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तब तक मैंने अचीव करी कि यहाँ पर आकर मुझे पता पड़ा कि अब जाके इलेक्ट्रॉन निकला है, क्योंकि डिटेक्टर तो प्रेजेंट था ना, तो उसने डिटेक्ट कर लिया, है ना।
मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और निकलते ही क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई। अब जैसे देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना ग्राफ आ रहा है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बेसिस पे। इंटेंसिटी से तो काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना ही नहीं है, इंटेंसिटी को बढ़ाने से तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि तुम इंटेंसिटी को बढ़ाओ, उससे काइनेटिक एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो कांस्टेंट ही रहेगी। देखो यहाँ पर भी यही वैल्यू है, इधर भी यही वैल्यू है, इधर भी यही वैल्यू है, इधर भी यही वैल्यू है, सब जगह एक ही वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की। तो इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, एक कांस्टेंट ग्राफ आता है और फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है वो आता है, ठीक है। समझ आई ये चीज़। चलो अब लास्ट जो अपन को पढ़ना है, एक बेसिकली एक कंक्लूजन है पढ़ना, तो क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो इससे कंक्लूजन ये निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है, वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। और उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और अगर मैं प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूँ, प्लैंक थ्योरी के हिसाब से जो लाइट है हमारी वो क्या करती है, वेव तो है ही, प्लस उसके पास क्या है, वेव नेचर तो ठीक है, लेकिन उसके पास क्या है, इसको और अच्छे से लिखना है तो वेव यहाँ से हटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्लैंक ने क्या बोला कि जो लाइट है वो किसकी बनी हुई है, एनर्जी पैकेट्स की बनी हुई है। वो किसकी बनी हुई है, एनर्जी पैकेट्स की बनी हुई है, ठीक है। तो देखो एनर्जी पैकेट्स तब किसी भी सब्सटेंस के पास एनर्जी कब होगी, जब उसके पास कोई मास होगा तो एनर्जी भी होगी, सही है। तो इसका मतलब ये है कि देखो मैंने ये भी बताया था कि जब अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के लिमिटेशंस पढ़े थे तो मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पे अपन रेयरफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सब क्या पढ़ पा रहे हैं, ये सब हम समझ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को कंसिडर कर रहे हैं कि लाइट को एज अ वेव नेचर अगर अपन माने तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब जो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ये सब अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब मैं प्लैंक की थ्योरी की बात करूं तो उससे अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि भाई कुछ चीज़ें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से प्रूव कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें अपन प्लैंक क्वांटम थ्योरी से प्रूव कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा लाइट होता है उसका दोनों ही नेचर वो पोजेस करता है। इसका मतलब ये है कि वो वेव जैसा भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर जो है वो ये इस तरीके से होता है। देखो इस तरीक़े को समझने का एक तरीका होता है, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या है, पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक करंट की सप्लाई बन जाती है, एक रे बन जाती है। क्या बन जाती है, रे बन जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड रे कहते थे, याद है। तो उसी तरीके से जब ये छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, एक लाइट की वेव बन जाती है। देखो ये वेव्स ही तो हैं, ये वेव किसकी बनी हुई है, ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की बनी हुई है। तो इन दोनों को मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ ना, इसी तरीके का तो डायग्राम बनेगा, वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो देखो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं ये पार्टिकल, तो देखो वेव भी हो गई और पार्टिकल भी हो गए, ड्यूअल नेचर हो गया। और उसी की वजह से हम रेयर फ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पार्टिकल मानूँ तो मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी मान सकती हूँ, सही है। तो इन दोनों ही लाइट की दोनों थ्योरीज आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक की थ्योरी, उन दोनों से हमें ये पता पड़ा कि जो लाइट, ये दोनों ही अपने आप में गलत नहीं है, ये दोनों ही सही हैं। और दोनों से हमें ये कंक्लूजन मिला कि जो लाइट है वो दोनों नेचर पोजेस करती है। अपन बोलते हैं कि वो ड्यूअल नेचर पोजेस करती है। ड्यूअल मतलब दोनों नेचर, लाइट का वेव का नेचर भी है और पार्टिकल नेचर जो है वो भी है, करेक्ट। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक क्वांटम थ्योरी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बहुत सारे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।